Oh my God! आसमान से कचरा गिर रहा था, जैसे मानो कचरे की बारिश हो रही हो, और पूरे शहर में बरस रहा था और सड़क पर लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 114 साल से समुद्र में डूबा टाइटैनिक अचानक सड़क पर आ गई। आखिर यह सब क्यों हो रहा था? तो कहानी शुरू होती है एक साधारण तूफान से। समुद्र शांत था और एक मछुआरे ने पानी पीकर प्लास्टिक की बोतल को समुद्र में फेंक दिया, और जैसे ही मछली पकड़ने का जाल ऊपर खींचा गया तो अंदर से भयानक चीख निकली। ऐसा लग रहा था कि जाल में कोई जीव फंसा हुआ। मछुआरा घबरा गए और फिर सीन चेंज होता है और एक गांव पर आता है जहां ट्रेन्ड मिलिट्री की एक टीम पहुंचती है। कई जांच पड़ताल के बाद वे आखिर वो चीज देखते हैं जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। वह रहस्यमयी जीव जिसे मछुआरे पहले ही देख चुके थे। उन्होंने सोचा था कि उसे मारकर वे पैसे कमा सकते हैं, इसलिए वे लाश को गांव ले आए। सेना इस गहरे समुद्र के राक्षस में बहुत रुचि ले रही थी। पुराने कहानियों में इसे समुद्री दानव कहा जाता है। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है। इस जीव का नाम है वाटर डेमन यानी जल दानव। यह बात आर्मी को ज्यादा नहीं चौंकाती जब तक कि उन्हें इस दानव के नीचे एक मोती नहीं मिलता। यह कोई प्राकृतिक मोती नहीं था, बल्कि ऐसे बनाया गया था जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट हो। हजारों सालों से ऐसा केवल इंसान ही कर सकते हैं। साफ है कि यह जल दानव काफी बुद्धिमान है। काले कमांडर ने इसे एक नई खोज माना और इस जीव की गहराई से स्कैनिंग करने का आदेश दिया, और सभी लोग वहां से चले गए। सिर्फ बकली अकेला उस वाटर डेमन के पास खड़ा होकर मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। आखिरकार यह भी एक जान थी जो जा चुकी थी। बाद में बकली और अन्य लोग इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट लेकर समुद्र में पहुंचे। बकली ने समुद्र में खोज करने की अनुमति मांगी ताकि वह इस बुद्धिमान जलीय जीव से संपर्क कर सके। रात होते ही वाटर डेमन के शव की पहरेदारी कर रहे सैनिक बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ और जमीन का फर्श नरम होकर दलदल जैसी हो गई। महिला सैनिक संभल नहीं पाई और उसका आधा शरीर दलदल में ढंस गया। उसके साथी ने मदद करनी चाहिए, लेकिन एक काला हाथ उसे दलदल में खींच ले गया। फिर पानी का फव्वारा उठा और काले साए जैसे जीव ने प्रकट होकर वाटर डेमन का शव उठा लिया, और तभी अलार्म बजा और सभी सैनिक वहां आए। लेकिन उन्होंने देखा कि जल दानव का शव और 2 पहरेदार गायब थे और अब दलदल पहले जैसा हो चुका था। लेकिन बकली ने जमीन की तरफ देखा और मिट्टी से खींचकर एक चेयर निकला, और जब कमांडर ने फर्श से मिट्टी हटाई तो उसने एक हाथ देखा। यह सब देखकर बकली घबराकर समुद्र किनारे जाकर बैठ गया। यह उसकी पहली वास्तविक मौत का सामना था। उसका डर खत्म नहीं हो पा रहा था। कमांडर भी उलझन में था, क्योंकि वे सभी संयुक्त राष्ट्र की विशेष इंटेलिजेंस फोर्स थे जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझ न आने वाली रहस्यमयी घटनाओं से निपटने के लिए ट्रेंड किया गया था। फिर बकली ने कमांडर से कहा कि वह असल में एक साधारण सरकारी कर्मचारी था। जिसे भेजा जाना था वह छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरी में बकली को भेजा गया, और जिस कारण उसका नाम इस मिशन में आया इसलिए उसे यहाँ काम में लगा दिया गया। और उसने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं किया था और वह ऐसे खतरनाक हालात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन कमांडर ने कहा कि इतिहास अनगिनत हादसों से बना है और बड़े बड़े घटनाक्रम अक्सर आम लोगों की मौजूदगी में ही हुए हैं। बकली रुकना चाहता था, लेकिन डर से वहीं बैठा रहा। तभी महिला कप्तान ने बताया कि यह जल दानव असल में कोई मरा हुआ पशु नहीं, बल्कि वह प्रजाति है जिसने इंसानों से पहले पृथ्वी पर राज किया था। वे हजारों सालों से समुद्र के नीचे थे और पता नहीं क्यों हाल ही में उनका प्रकट होना बढ़ गया था। विशेष सेना को तो पहले से इन जल मनुष्यों के बारे में पता था, बस वे इसे गुप्त रखे हुए थे। एक तरह से अगर यह जल दानव जाति कभी विलुप्त न होती तो शायद इंसान पृथ्वी के मालिक न बन पाते। तभी अचानक से उनके साथियों की आवाज सुनाई दी और यहाँ पता चला कि एक जल दानव बाहर आ चुका है। सभी सैनिक सतर्क हो गए। बकली ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा था। तभी कमांडर आगे बढ़ा। उसने हथियार नीचे रखकर ट्रांसलेटर मशीन चालू कराई और बातचीत शुरू करने की कोशिश की। जल दानव गले से अजीब आवाजें निकाल रहा था और मशीन ने ट्रांसलेट किया। वह ह्यूमन से अपने साथी को मारने का बदला ले रहा था। उसने कहा, तुमने हमें मारा। फिर कमांडर ने जवाब दिया कि जल दानव ने भी 2 सैनिकों को मार दिया था, इसलिए अब हम दोनों बराबर हैं और बातचीत की जा सकती है। यह सुनकर जल दानव और अधिक गुस्से में आ गया और तभी सभी के फोन में अलार्म बजा और पूरी दुनिया में जल दानव दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने राजा की वापसी के लिए लौट रहे हों, जैसे वही इस धरती के असली मालिक हों। उनकी उपस्थिति ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। ब्रिटेन ने सबसे पहले कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में अपनी इमारत के अंदर नदी से जुड़ा एक बड़ा जल ट्यूब बना दिया, जहां इंसान और जल दानव की पहली ऑफिशियल बैठक होनी थी। संयुक्त इंटेलिजेंस फोर्स के कमांडर केट को इस वार्ता का मुख्य प्रतिनिधि चुना गया। भले ही वे किसी देश से नहीं थे, लेकिन इस वक्त वे पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मीटिंग से पहले तकनीशियन ने पाइप को पानी से भर दिया। निगरानी कैमरों में दिखा कि कई जल दानव पाइप में आ रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर 2 विशाल शरीर दिखाई दिए। अंत में एक ऐसा जल दानव आया जो काफी इंसानी दिखता था। उसका चेहरा भी भावनाओं से भरा था। यह साफ था कि वे अत्यधिक बुद्धिमान हैं। वे बिना पानी में सांस लिए बाहर रह सकते थे, जिसका मतलब है कि वे जमीन और समुद्र
दोनों पर रह सकते हैं। फिर मीटिंग शुरू हुई और ह्यूमंस रिप्रेजेंटेटिव डॉ जोनाथन ने उनका स्वागत किया, लेकिन जल दानव प्रतिनिधि ने उसे बीच में ही रोकर इंसानी भाषा में सीधे बात शुरू कर दी। यह देख सभी लोग दंग रह गए। डॉ जोनाथन ने उन्हें भेंट दी और कही माउंट एवरेस्ट की ताजा बर्फ जिससे खुशबू आती है, लेकिन जल दानव प्रतिनिधि ने गुस्से में अपनी भेंट दिखाई। वे छोटे जल जीव जो मानवों के कचरे और झर से मर गए थे। डॉ जोनाथन ने सफाई दी कि मनुष्य अब समुद्र की सफाई कर रहे हैं, पर जल दानव ने बातचीत से इनकार कर दिया। फिर उसने बकली की ओर इशारा किया। पीछे बैठे सब लोग उसकी तरफ मुड़े और स्क्रीन पर बकली का वह सीन चल रहा था जिसमें वह मृत जल दानव के सामने प्रार्थना कर रहा था। जल दानव ने कहा कि सिर्फ वही व्यक्ति है जो मृतकों का सम्मान करता है, वह मानव जाति की ओर से उनसे बात करने के योग्य है। बकली विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक मामूली सरकारी कर्मचारी अब पूरी दुनिया की नजर में प्रमुख प्रतिनिधि बन गया था। प्रमुख कमांडर केट को यह बात चिंता में डाल रही थी कि कहीं बकली की एक गलती से युद्ध छेड़ ना जाए, लेकिन जल दानव अड़े हुए थे। वे सिर्फ बकली की बात सुनना चाहते थे। बकली ने कहा कि वह खुद को पूरी मानव जाति का प्रतिनिधि नहीं मानता, पर जल दानव ने कहा कि दुनिया को जानना चाहिए कि साधारण व्यक्ति की भी आवाज होती है। लेकिन केट इतने बड़े जोखिम की अनुमति नहीं दे सकती थी, इसलिए अगले दिन सिर्फ 50 पत्रकारों को अंदर आने दिया गया और फोटो खींचने की अनुमति थी, लेकिन लाइव टेलीकास्ट पूरी तरह से प्रतिबंधित था। बकली को बार बार समझाया गया कि वह केवल स्क्रीन पर लिखी हुई बातों को ज्यों का त्यों पढ़े, किसी भी तरह की अतिरिक्त बातें नहीं जोड़नी है। जैसे ही विशाल पाइप में दोबारा पानी भरा गया, पानी के लोग समय पर पहुंच गए। बकली पिछली बार की तुलना में काफी शांत था और उसने टेलीप्रॉम्प्टर देकर बड़े सहज रूप से अभिवादन किया। जैसे ही वह मानव पक्ष की पहली मांग पढ़ने वाला था, जल दानव ने उसे रोक दिया और उसने एक गिलास पानी मांगा और खास तौर पर कहा कि पानी नदी से लाया जाए। इसलिए तुरंत सैनिकों की एक टीम नदी की ओर गई और कुछ ही देर में गंदला और पीला सा नदी का पानी भरा एक गिलास बकली के हाथ में दे दिया। जल दानव ने अगली मांग रखी, बकली को यह पानी पीना होगा। गिलास में तैरते पीले पीले कणों को देखकर बकली का चेहरा उतर गया और तभी बल्ली के ईयरफोन में कहा गया कि जल दानव को कहो कि पानी को पीने से पहले साफ किया जाना चाहिए और फिर प्रदूषण के मुद्दे पर बात शुरू करनी है। लेकिन जल दानव ने फिर बीच में रोकते हुए कहा कि वह राजनेताओं जैसी बातें नहीं सुनना चाहता और बकली को किसी कठपुतली की तरह संचालन में नहीं रहना चाहिए। बकली कुछ क्षण चुप रहा, फिर आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने ईयरपीस उतार दिया और अपने दिल से बोलना शुरू किया। उसने कहा कि इंसान बहुत मूर्ख और स्वार्थी है, थोड़े से फायदे के लिए पृथ्वी को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं और यहाँ तक कि जब दोनों प्रजातियां बातचीत कर रही हैं, तब भी अनगिनत कारखाने नदियों और समुद्रों में जहरीला कचरा छोड़ रहे हैं। उसकी इस सच्ची बात सुनकर जल दानव ने उसकी खूब प्रशंसा की। बकली समझ रहा था कि उसने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो चुका था और बातचीत तुरंत रोकनी पड़ी। बकली की सच्चाई भरी बातों ने अनजाने में मानव जाति को बेहद कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। फिर वे पानी के जीवों के शरीर की संरचना का अध्ययन करने लगे, यहाँ तक कि मृत जल अंडों को भी नहीं छोड़ा। पहले ही सब जान चुके थे कि पानी की जाति कुछ ही क्षणों में अपनी पूरी प्रजाति के साथ जानकारी साझा कर सकती है। केट को शक था कि पानी के जीवों के शरीर पर मौजूद मोतियों का इसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान है। साफ था कि इस जाति में बहुत सी अनजानी बातें छिपी हैं, लेकिन दोनों प्रजातियों की बातचीत जारी रखना भी उतना ही जरूरी था। इस बार मानव पक्ष ने पहल की। बकली ने वादा किया कि 2065 तक प्रदूषण में 50% की कमी लाई जाएगी और उसके बाद इससे भी तेज गति से सुधार होगा। लेकिन जल दानव को यह बहुत धीमा लगा। उसने कहा कि हर दिन उसके कई साथी खराब पर्यावरण के कारण मर रहे हैं और वे 40 साल इंतजार नहीं कर सकते। बकली ने समझाया कि पर्यावरण सुधार के लिए संसाधन और मैन पावर चाहिए, जो तुरंत संभव नहीं। लेकिन जल दानव ने सवाल उठाया कि क्या मानव नेताओं में सचमुच पर्यावरण सुधारने की इच्छा है। बकली कुछ कहने ही वाला था कि जल दानव अचानक ऊपर की ओर देखने लगा और पूरे शहर की रोशनी पल भर में बुझ गई। लोगों को लगा कि शायद भीषण तूफान आने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हुई। आसमान से बरसने लगी प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, डिब्बे और फटे जालों जैसी समुद्री कचरे की बारिश। पूरा शहर घबराहट में पागल सा हो गया। बाहर खड़े लोग चीखते हुए भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि समुद्र में फेंका गया कचरा अचानक शहर के ऊपर कैसे आ गया। आधे घंटे से भी कम समय में साफ सड़कें कूड़े की मोटी परतों से भर गईं और पूरा शहर कूड़े कचरे में बदल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, समुद्र में एक सदी से ज्यादा समय से डूबा पड़ा टाइटैनिक का मलबा अचानक न्यूयॉर्क के बीचों बीच दिखाई देने लगा। दुनिया के बड़े शहरों के ठप होते ही सभी देश के नेता बयान देने लगे और मानव इतिहास के सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। कुछ समय बाद, कई प्रयासों के बाद, मानव और पानी की जाति के बीच बातचीत फिर शुरू हुई। बकली की बातें फिर से बेहद सरकारी अंदाज में थीं। उन्होंने जल दानव से शांत और संयमित रहने की अपील की और कहा कि किसी भी आवेश में उठाया गया कदम दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होगा। जल दानव ने तीखे शब्दों में जवाब दिया कि ये सब मानव द्वारा किया गया कचरा है। बकली ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और टेलीप्रॉम्प्टर पर केट का आदेश आया। पानी की जाति को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाना है। मानव किसी भी प्रजाति से युद्ध नहीं चाहता। जल दानव ने सिर हिलाया और कहा कि वे आगे से मनुष्यों को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, समुद्र और नदियों में प्रदूषण तुरंत बंद किया जाए। दूसरी, मानव और पानी की जाति के रहने की सीमाएं आधिकारिक रूप से तय की जाए। मानवों को लगा था कि समुद्र बहुत विशाल है, थोड़ा सा हिस्सा
पैसा पानी वालों को दे देना मुश्किल नहीं, लेकिन पानी के प्रतिनिधि ने कहा कि समूचा समुद्र और सभी नदियां पूरी तरह पानी की जाति की होंगी और इंसानों को न सिर्फ समुद्र में यात्रा करने की मनाही होगी बल्कि समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरना भी वर्जित होगा। यह सुनते ही सभी लोग भड़क उठे, खासकर वे देश जिन्हें जीवित रहने के लिए समुद्री व्यापार की जरूरत है। समुद्र और हवाई मार्ग बंद होने का मतलब था उनकी मृत्यु दंड। यह सुनकर जलदानव ने जोर से चिल्लाया और पूरा हॉल शांत हो गया। फिर बकली तुरंत माफी मांगने लगा और समझाया कि लोग बस थोड़ा उत्तेजित हो गए थे। पानी के प्रतिनिधि ने कहा कि अभी तो उसने सिर्फ 2 शर्तें बताई थीं और अब तीसरी शर्त सुनो उसे। इस स्टील कंक्रीट की इमारत से घृणा है और अगली बार बातचीत कहाँ होगी यह वह खुद तय करेगा। सबकी नजरें स्क्रीन पर लिखे स्थान पर टिक गईं। वह थी पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्री गर्तों में से एक था। ह्यूमंस की सबसे एडवांस्ड सबमरीन भी उसकी आधी गहराई तक ही जा पाती है। जब जलदानव ने पूछा कि मानव पक्ष स्वीकार करता है या नहीं, तो बकली अनजाने में ही हाँ कह बैठा। यही था द वॉर बिटवीन द लैंड एंड द सी। ये पहले 2 एपिसोड का पूरा सार। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब